यह कहानी दो भाइयों के बीच की है, जिनमें एक छोटा भाई होता है और एक उसका बड़ा भाई होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल आमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह नवी जमात में थे। जमात का अर्थ होता है कक्षा। वह नवी कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मोह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ों की तीलियाँ उड़ाता, तो कहीं कोई साथी मिल गया तो क्या ही कहना। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूझ जाते। उनका पहला सवाल होता कि कहाँ गए थे जी। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से क्यों ये बात ना निकली कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि आप मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। वो बोलते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जब चाहे पढ़ लें, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु फेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितनी घोंगा हो कि तुम्हें मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कहीं देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं। मैं आसपास भी नहीं भटकता, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मेरे पास क्या जवाब था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें, ऐसी ऐसी सूखती चलाते मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं यह सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो मेरे काम बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करी। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते, और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए बिना काम कैसे शुरू करें। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने क्या अच्छा चित्रण किया है, और हम भी हमारे दिनों में
काफ़ी अच्छा हाँ हाँ टाइम टेबल बना लेते थे और उसको फॉलो करना बहुत ही कठिन होता था, लेकिन बना लेना बहुत आसान। आसान तो होता मुझे इस था। प्रकार से चित्रण करते हैं। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा रोज हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना जी, दूसरी बात। बहुत बड़ा कठिन कार्य। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और मैं वहां जाते ही सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पैर आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार सहकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना ना कर कर सकता। सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान वार्षिक परीक्षा जिनको अपन अपने भाषा में बोले। जी। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, जी। भाई साहब को क्यों ना आड़े हाथों लूं। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है, केवल पढ़ाई में ऐसे नहीं करना चाहिए, ध्यान भी होना हाँ चाहिए हाँ, पढ़ाई। जी। भाई साहब को क्यों ना आड़े हाथों लूं, जो एक सामान्य स्वभाव होता है उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। भाई साहब को क्यों ना आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा, फिर भी दर्जे में अव्वल आया अव्वल हूँ। आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हैंकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर न था। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, भोर मतलब सुबह, भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेने से महज इम्तिहान पास कर लेने अलग चीज़ है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ भी पढ़ो उसका अभिप्राय भी समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे चक्रवर्ती राजाओं को रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती था, उसके आगे पीछे आग और पानी के देवता भी उसके दास बने रहते थे, मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। उसे कोई एक चुल्लू भर पानी देने को न रहा। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल तो पड़ा ही होगा, उसे भी यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग और नर्क में से ढकेल दिया गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे की हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे वह सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ,
मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, यह याद रखना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर सफा चिट सब नंबर सफा चिट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर का अर्थ होता है शून्य। सिफर भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में, दर्जों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोनियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अबागों को नाम भी ना सूझते थे। एक ही नाम के पीछे 2 याम 100 याम कुंजम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आबाजा की जगह आजाबा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। इन निर्दयी पर्यवेक्षकों से कोई नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात करके छात्रों को क्यों खून करते हो। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। मगर इन पर्यवेक्षकों को क्या परवाह। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इस रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा कि इस रेखा पर यह लंब गिरा दूँ तो आधार से दुगना हो जाएगा। पूछिए इसका प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप काफ़ी सामने खोलें, हाथ में कलम लिखी लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों पर उस स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक ही वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहूँगा। हिमाकत का अर्थ होता है ना समझी। मैं तो इसे हिमाकत कहूँगा। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो सफा चट कहे, चटपट अपनी राह ले। मगर आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए, वो पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है। अनर्थ तो तब है जब कहा जाता है कि संक्षेप में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने ही हुए, अन्यथा 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं, बालक भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना है लाख फैल हो गया हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। आज भोजन मुझे निस्वाद सा लग रहा है। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर शायद ही मेरे प्राण खींच लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वह फिर लुप्त हो गया और मैं चोरों जैसा जीवन काटने लगा। सालाना इम्तिहान हुआ, ये दोबारा से परीक्षा हुई, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। दोबारा अव्वल आ गया। मुझे खुद अजरज हुआ। भाई साहब ने वह प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना का उदय हुआ कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा।
फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे? लेकिन इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है जो मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबर से। अब भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी वो धीरज से काम लेते। शायद अब वह खुद भी समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो कुछ पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। कनकौवे पतंगों को बोलते हैं। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने को बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं, मन उस आकाशगामी पथक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने आ रही है। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को आगे पीछे की खबर ना थी। मानो सभी उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटा कार, न ड्रम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव में बोले, इन बाजारू लड़कों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? अब नीची जमायत में नहीं रहे। जमायत का अर्थ होता है कक्षा, बल्कि 8वीं जमायत में आ गए हैं। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था 8वां दर्जा पास करने वाले नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो अब अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमायत वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महारती करते हैं। इसका अर्थ होता है, महारती का अर्थ होता है गुलामी। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारू लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो। जहीन का अर्थ होता है बुद्धिमान। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचा हूँ और अब उन्हें मुझको कहने का कोई हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमायत में क्यों ना आ जाओ और पर्यवेक्षकों का यह हाल है तो निसंदेह है अगले साल तुम मेरे समकक्ष ही आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA और D.Litt और D.Phil में ही क्यों ना आ जाओ। समझ किताबों से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने ना कोई दर्जा पास किया है और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमायत के आगे नहीं गए होंगे। यहाँ बड़े भाई साहब जो हैं वो अनुभव, उनका जो अनुभव है, जो उनकी समझ है, उसको चित्रित कर समझाइश देते हैं। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे कहीं ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राजव्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव न करे मैं आज बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूँ तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो।
पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाएं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसमें 20-21 तक खर्च कर ही डालते हैं और फिर पैसों के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक कामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा न पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंधन का काम अपने हाथ में लिया है, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर या थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वह एकदम सच है, आपको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, बड़े भाई साहब। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, आप संक्षेप में बताइए। इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा? जो इस कहानी के माध्यम से सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है कि जीवन में सामंजस्य का होना कितना आवश्यक है। हमेशा आपको जीवन में सामंजस्य रखना चाहिए, ना तो कुछ अधिक ना तो कुछ कम। इससे ही आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हाँ, और जो स्वभाव बड़े भाई और छोटे भाई के बीच रहता है उसका इतना अच्छा वर्णन शायद ही कहीं देखने को मिले। तो इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी अगली पेशकश को सुन सकते हैं।